हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से जो 11th नंबर का लेसन है अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत, इस लेसन का यह सेकंड पार्ट है बच्चों। तो इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है उसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए। तो बच्चों हम नेक्स्ट राज्य के बारे में यानी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश, यानी जो लोग पहाड़ी पे रहते हैं, हिल पे रहते हैं, उनका जो प्रदेश होता है, उनका जो रीजन है उसको कहते हैं मिजोरम। ओके, तो मिजोरम का अर्थ है वो। अभी देखिए मिजोरम शब्द को कैसे बनाया है। मी का अर्थ होता है लोग, जो का अर्थ होता है पहाड़ी, रम का अर्थ होता है देश यानी कंट्री। तो इसे शब्द बन गया मिजोरम। द वर्ड मिजोरम मीन्स द लैंड ऑफ द हिली पीपल। ओके, आगे देखिए। मिजो लोग मूलतः कौन है, कहां से आए, इसका कोई ठीक ठीक पता नहीं चलता। It is not known exactly who the Mizo people are or where they came from. इसका कोई भी पता नहीं है कि मिजो पीपल जो है वह एक्चुअली मूलतः कौन है, वह कहाँ से आए हैं, इसका कोई भी पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इट इज बिलीव दैट ये लोग बर्मा के चीन पहाड़ों से भारत में आए हैं। These people came to India from the China mountains of Burma. बर्मा यानी क्या बच्चों? म्यांमार। बर्मा को ही क्या कहते हैं आज? म्यांमार कहते हैं। ओके, तो ऐसा माना जाता है, ऐसे लोग बिलीव करते हैं कि ये लोग चीन के पहाड़ों से, पहाड़ों यानी माउंटेन से कहाँ आए हैं? उन्होंने भारत में एंट्री किया है। लेकिन उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है। तो ये लोग कहाँ से आए हैं, मिजो पीपल कहाँ से आए हैं, इसका कोई भी पता नहीं है। इसलिए इनकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, यह अंधेरे में छिपा है। किसी को भी इनकी हिस्ट्री के बारे में, जनजाति के बारे में, कल्चर के बारे में, जातियों, कास्ट वगैरह इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जो उत्तर पूर्व भारत की तमाम जनजातियां हैं, जो कास्ट है, जो लोग बाहर से आए हैं, उनके बारे में भी, उनका इतिहास भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। उसी की तरह ये लोग जो है मिजो, इनके बारे में भी पता नहीं है। तो but like all the tribes of the northeast, their history is also covered in the blanket of darkness. means उसकी हिस्ट्री किसी को ज्यादा पता नहीं है। ऐसे अंधेरे की चादर के जैसे, ब्लैंकेट के जैसे ढकी हुई है, ऐसे लगता है। आगे देखिए, इस क्षेत्र में लुशाई पहाड़ियां है जो बहुत ऊंची नहीं है लेकिन सदा हरी भरी रहती है। तो यह जो मिजोरम का एरिया है, रीजन है, उसमें कौन सी पहाड़ियां, कौन सी हिल आपको दिखाई देंगे? लुशाई। ओके, लुशाई हिल्स है जो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन ऑलवेज क्या रहते हैं, वहां पे ग्रीनरी रहती है, ऑलवेज वो हरे भरे रहते हैं। There are Lushai hill in this area which are not very high but are always green. मिजोरम देश का ऐसा अकेला राज्य है जहां कोई बेघर नहीं है। यानी मिजोरम राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है कि जिसके पास घर नहीं है। बेघर यानी घर नहीं है, इसका मतलब होता है सबके पास घर है। ऐसा हमारा देश का अकेला राज्य है, कौन सा? मिजोरम, जहाँ पे सब लोगों के पास घर है, हाउसेस है। So, Mizoram is the only state in our country where no one is homeless. ओके, कोई भी बेघर नहीं है यानी होमलेस नहीं है, सबके पास घर है। यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है। तो आपको पता है बच्चों, साक्षरता का मीनिंग होता है लिटरेसी। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता लोग कौन से राज्य में है? केरल। केरल नंबर 1 पे आता है और दूसरे नंबर पे नाम आता है कौन से राज्य का?
मिजोरम का। तो मिजोरम में भी केरल के बाद सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई है। तो यहाँ साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है। द लिटरेसी रेट हियर इज द हाईएस्ट आफ्टर केरला। ओके, आगे देखिए, शहरीकरण में मिजोरम देश के दूसरे स्थान पर है। शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। तो शहरीकरण के बारे में यानी मिजोरम का शहरीकरण के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए दूसरे स्थान पर यह हमारे देश में आता है, यानी सेकेंड नंबर पे है यह स्टेट अर्बनाइजेशन में। ओके, तो मिजोरम रैंक सेकेंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन। आगे देखिए, इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। तो यह छोटा सा स्टेट है, मिजोरम इज अ वेरी स्मॉल स्टेट। तो इसमें कितने हैं? 22 शहर है यानी 22 सिटीज है, और कस्बे यानी टाउन्स। तो देयर आर 22 cities or towns in this small state. यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिमतुई है। तो मिजोरम की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छिमतुई। ओके, ध्यान में रखना बच्चों, छिमतुई। The largest river here is छिमतुई, जो बर्मा के चीन राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होते हुए फिर बर्मा यानी म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? जो बर्मा के चीन राज्य से निकलती है। बर्मा में यानी म्यांमार का जो राज्य है ये चीन, उस राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र में, मिजोरम के रीजन से होते हुए फिर बर्मा यानी म्यांमार में एंटर कर जाती है। So this river Chimtui Pui, this is a river which originated in the Chin state of Burma and passed through the region of Mizoram. Then enter Burma and Burma means Myanmar and empty into the Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वहां पे जाके वह मिल जाती है, वहां पे जाके गिरती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का व्यापारिक रूप से बहुत महत्व है। दिस रिवर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। व्यापारिक रूप यानी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए उसका बहुत महत्व है। म्यांमार के साथ व्यापार में इसे जलमार्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज यूज एज ए वाटरवे इन ट्रेड विथ म्यांमार। तो इसीलिए यह नदी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अभी मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल, सामाजिक जीवन का मतलब होता है सोशल लाइफ। तो मिजो लाइफस्टाइल प्रेजेंट ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल लाइफ, जिसमें आता है दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता तथा सबके प्रति समभाव रखना इन लोगों का विशेष धर्म है। तो इन लोगों का क्या धर्म है? यह लोग कौन से धर्म को मानते हैं? जैसे दूसरों के बारे में हमेशा दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा करना लोगों की और सबके प्रति समभाव रखना, यही उनका विशेष धर्म है। दया का मीनिंग होता है मर्सी, करुणा यानी काइंडनेस, कंपैशन, निस्वार्थ सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस, उदारता यानी जेनरोसिटी, समभाव यानी इक्वानिमिटी टुवर्ड्स ऑल इज द स्पेशल रिलीजियन ऑफ दिस पीपल। तो यह लोग ये सारे बातों को अपना विशेष धर्म मानते हैं। मिजो दूसरों के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। यानी जो मिजो लोग होते हैं वह दूसरों के हित के लिए, दूसरों का भलाई के लिए आत्म बलिदान यानी
सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान यानी सेल्फ सैक्रिफाइस को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। तो हाईएस्ट सोशल वैल्यू वह मानते हैं आत्म बलिदान को श्रेष्ठ यानी हाईएस्ट सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यू मानते हैं। किसके लिए? दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो मिजोस consider self-sacrifice to be the highest social value in the interest of others. मिजो समाज परस्पर बड़ी सघनता के साथ जुड़ा है। तो मिजो जो समाज है, जो सोसाइटी है, मिजो सोसाइटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सघनता मीन्स बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं होते हैं। तो लैंगिक भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो मिजो सोसाइटी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन हियर। पूरे गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। गांव यानी विलेज, बड़ा परिवार यानी बिग फैमिली की तरह रहते हैं। द पीपल ऑफ द होल विलेज लिव लाइक वन बिग फैमिली। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल हो जाता है। अगर किसी का, छोटे बच्चे का वहां पे बर्थ हो गया या किसी का डेथ हो गया, किसी का मैरिज है, विवाह यानी मैरिज, तो ऐसे ओकेजन पे पूरा जो होल विलेज जो होता है उनके सुख दुख में इन्वॉल्व हो जाता है। तो द होल विलेज इज इन्वॉल्व इन बर्थ, डेथ और मैरिज एक्सेट्रा। गीत, संगीत और नृत्य में भी उनकी गहरी रुचि है। यानी दिस पीपल मीन्स द मिजो पीपल, ही ऑल्सो हैज एनी इंटरेस्ट इन अ सॉन्ग, म्यूजिक एंड डांस। उनको ज्यादा इसमें भी इंटरेस्ट है। रुचि यानी इंटरेस्ट। अगर वाद्य यंत्र न भी हो तो वे ताली की आवाज पर भी गा लेते हैं। वाद्य यंत्र का मीनिंग होता है बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर उनके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है तो वो ताली की आवाज पर यानी साउंड ऑफ क्लैपिंग, क्लैपिंग की आवाज पर भी वह सॉन्ग गाते हैं। तो if there is a no musical instrument, they also sing to the sound of clapping. चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। महामाया त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा। तो किसकी भूमि है ये? महामाया त्रिपुर सुंदरी की भूमि। द लैंड ऑफ महामाया त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य यानी इज द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। म्हणजे हमारी कंट्री का यह सबसे छोटा राज्य है, लास्ट है 3 नंबर का, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो इस त्रिपुरा राज्य के तीनों साइड में कौन सा देश आता है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है। तो विच इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। भारत में विलय से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। विलय का अर्थ होता है बच्चों समावेश होना। मीन्स हमारे कंट्री में, भारत में इस त्रिपुरा का समावेश होने से पहले, पूर्व यानी पहले, त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। अलग वह रीजन था, अलग राज्य था। So before the merging in India, Tripura was a separate princely state. अलग वो रियासत थी। रियासत यानी प्रिंसली स्टेट। आजादी से पहले 1300 वर्ष तक यहाँ बर्मन शासकों ने शासन किया है। तो आजादी से पहले यानी हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले, आजादी मिलने से पहले 1300 वर्षों तक यानी 1300 इयर्स तक यहाँ पे कौन राज्य करता था? तो बर्मन रूलर्स यानी बर्मन शासक, बर्मन राजाओं का यहाँ पे राज्य चलता था। वे लोग राज्य कर रहे थे। सो बर्मन रूलर्स ruled here for
1300 ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो हमारी इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले 1300 ईयर तक बर्मन राजाओं ने यहाँ पे शासन किया यानी राज्य किया। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। त्रिपुरा इज अ मिक्स्ड कल्चर स्टेट। मिश्रित यानी मिक्स्ड, संस्कृति वाला यानी कल्चर। त्रिपुरा की लगभग 30% आबादी आदिवासियों की, आगे नेक्स्ट पेज पे दिखेंगे तो उसे पहले देखिए, त्रिपुरा की लगभग 30% यानी 30% आबादी यानी पॉपुलेशन। ओके, तो अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा इज ट्राइबल, आदिवासी यानी ट्राइबल्स। आगे देखिए, जिसमें प्रमुख है त्रिपुरी रियांग और जमातिया। द मेन वंस आर त्रिपुरी रियांग और जमातिया, यह मुख्य जनजातियां है। इसका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है। रहन सहन यानी रहने का ढंग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, और पहनावा यानी उनके जो क्लोथ्स है वह बाकी से अलग है। सो देयर वे ऑफ लिविंग एंड क्लॉथिंग आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए वे अपना घर खंभों के ऊपर बांसों से बनाते हैं। बांस यानी बांबू, खंभा यानी पोल्स। जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स। So they build their houses on poles with bamboos to protect them from wild animals. From wild animals. तो जंगली जानवर से बचने के लिए वह अपने घरों को खंभों के ऊपर बांबू से बनाते हैं। इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय होता है। तो यहाँ पे फेमस डांस है जिसका नाम है मटका नृत्य। कौन सा डांस फेमस है? मटका नृत्य। मटका नृत्य जो घड़े पर होता है, घड़ा यानी मटका यानी अर्थन पॉट। तो अर्थन पॉट के ऊपर वो खड़े होके डांस करते हैं, जो कि बहुत स्पेशल है, देखने के लिए उल्लेखनीय है उनका परफॉर्मेंस। देयर मटका डांस विच इज परफॉर्म्ड ऑन अ अर्थन पॉट, विच इज अ वेरी नाइस टू सी या विच इज अ नोटेबल। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बांग्ला संस्कृति की प्रधानता है। अदर जो आदिवासी ट्राइबल कल्चर्स है उसमें बांग्ला कल्चर को ज्यादा मान्यता दी गई है। बांग्ला कल्चर जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बंगाली घरों में होने वाले उल्लू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ जाती है। तो बंगाली घरों में उल्लू ध्वनि क्या होता है बच्चों? तो उल्लू ध्वनि जब बंगाल में कोई हैप्पी ओकेजन होता है, शुभ अवसर होता है, तो उस टाइम पे, उस वक्त स्पेशल आवाजें निकाली जाती है, स्पेशल साउंड प्रोड्यूस किया जाता है हैप्पी ओकेजन पे, तो उसको कहते हैं उल्लू ध्वनि। तो यह ध्वनि जो है बंगाल के घरों में जगह जगह आपको सुनाई देंगी। द उल्लू साउंड इज अ बंगाली होम्स is heard everywhere. In Bengali houses you can hear everywhere. कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ घर घर में दिखाई देते हैं। कटहल यानी जैक फ्रूट, मैंगो, बनाना, कोकोनट बेटल, कोकोनट, सुपारी यानी बेटल नट, और चंपा, इसके जो ट्रीज है आर सीन इन एवरी हाउसेस। यहाँ की एक अत्यंत रोचक बात है, अत्यंत रोचक यानी इंटरेस्टिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज उनाकोटी में चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियां। तो यहाँ की कौन सी बात स्पेशल है बच्चों, कौन सी बात रोचक है, इंटरेस्टिंग है? तो उनाकोटी एक प्लेस का नाम है जहाँ पे पत्थरों की चट्टाने हैं। पत्थरों की यानी बड़े बड़े स्टोन के जो हिल्स है, चट्टाने हैं, बड़े बड़े स्टोन्स है वहां पे, और उसके ऊपर उत्कीर्ण की गई है। उत्कीर्ण यानी खुदी हुई, कार्व्ड, ओके, खुदी हुई असंख्य मूर्तियां। मूर्तियां यानी आइडल्स उस
पत्थर के चट्टानों पर बनाई गई है। जो भी असंख्य मीन्स बहुत सारी मूर्तियां वहां पर बनाई गई है। कौन से प्लेस पे? उनाकोटी के चट्टानों पर, उनाकोटी में चट्टानों पर। ओके, तो यह सबसे इंटरेस्टिंग बात है उस जगह में। So one of the most interesting thing here is the rocks of Unakoti. Rocks of Unakoti engraved on innumerable idols. असंख्य यानी innumerable मूर्तियां यानी idols. ओके, तो यह सबसे रोचक बात है, इंटरेस्टिंग बात है, जिससे अधिकतर शिव की है। तो इस मूर्तियों में यह जो आइडल बनी है उसमें सबसे ज्यादा गॉड शिवा की मूर्तियां है। कहा जाता है कि यहाँ कम से कम 1 करोड़ ऐसी मूर्तियां है। ऐसे सिर्फ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ मूर्तियां है। इट इज सेड दैट देयर आर एटलीस्ट 1 करोड़ सच आइडल हियर इन दिस प्लेस। इनको किसने बनाया, यानी यह जो मूर्तियां है इस मूर्तियों को किसने बनाया है, ये कैसी बनी है, इसको लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। तो दंत कथाएं का मीनिंग होता है बच्चों लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानियां, मीन स्टोरीज हियर्ड फ्रॉम द माउथ्स ऑफ द पीपल। पता नहीं वो ट्रू है या ट्रू नहीं है, लेकिन इसे ही कहते हैं दंत कथाएं। There are many legends about this, who made this, how they were made. ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं प्रचलित है। आगे देखिए, आगे है मणिपुर। मणिपुर राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता रहा है। तो मणिपुर रीजन was called by many names during its history period. मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद तथा उसके वंशजों ने चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। बट 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, second half of the 18th century, sorry 19th century, second half of the 19th century, इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद्र, इस एरिया के जो किंग है भाग्यचंद्र और उनके वंशज यानी उनके डिसेंडेंट, तो उन्होंने चलाई सिक्कों पर, सिक्के यानी कॉइन्स, मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। अंकित यानी इंस्क्राइब्ड, उसके कॉइन्स पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है, लिखित है। तो इसकी ही आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया है। तो इसी के मणिपुरेश्वर नाम से ही इस रीजन का नाम क्या हो गया है, मणिपुर। बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, the name of Manipureshwar is inscribed on the coins issued by the king Bhagyachanda of his region and his descendants. On the basis of this, it got the name मणिपुर। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 60% घाटी में है। मीन्स इस राज्य का, इस स्टेट का जो पॉपुलेशन है उसका 60% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, घाटी में। घाटी यानी वैली में रहता है। अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज लिव इन वैली एंड 40% यानी 40% लिव इन पहाड़ी क्षेत्रों में यानी हिली एरिया में रहता है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पाड़ते जनजातियां का कब्जा है। तो यह जो जनजातियां है, ट्राइबल्स है, इन्होंने पहाड़ी इलाका यानी हिली एरिया को ऑक्यूपाई करके रखा है। तो यह जो जनजातियां है यानी ट्राइबल्स है, ऑक्यूपाई द हिली एरिया एंड मैदान में मेइती का, तो मेइती यह जो जनजाति है, यह जो ट्राइबल्स है, इन्होंने मैदान को ऑक्यूपाई करके रखा है यानी प्लेन्स एरिया को ऑक्यूपाई किया है। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मेइती लॉन है। मुख्य लैंग्वेज जो है, द मेन लैंग्वेज ऑफ द रीजन इज मेइती लॉन।
इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया गया है। तो इसी लैंग्वेज को मणिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं, मणिपुरी का नाम दिया गया है। आगे देखिए, मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, यानी द कल्चर ऑफ द स्टेट मणिपुर इज एक्सट्रीमली रिच, बहुत ही अच्छी है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या यानी जो हिंदू पॉपुलेशन है वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। द हिंदू पॉपुलेशन हियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव। ओके, आगे देखिए, कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्र में जन जन में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति यानी लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करना यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में यानी जो प्लेन्स है वहां पे सारे लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो कृष्ण भक्ति इज प्रिविलेंट अमंग द पीपल इन द प्लेन्स। मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जो मणिपुरी नृत्य जो है, डांस जो है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड भारत के शास्त्रीय नृत्यों में इसका नाम प्रमुख स्थान पर है। जो मणिपुरी डांस है, हमारा जो इंडिया का जो शास्त्रीय डांस होता है उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर यह मणिपुरी डांस है। तो बच्चों, शास्त्रीय नृत्य का मीनिंग होता है क्लासिकल डांस। ओके, तो यह जो मणिपुरी डांस है एंड हैज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्रमुख स्थान इस नृत्य को, इस डांस को, मणिपुरी नृत्य को दिया गया है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। नाट्य प्रस्तुति यानी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। तो इसमें, इस डांस में वास्तव में क्या होता है, कृष्ण की जो रासलीलाएं होती है गोपियों के साथ, उनके जो नाट्य होते हैं, डांस होते हैं, उसी की प्रस्तुति, उसी का परफॉर्मेंस इसमें दिया गया होता है। किसमें? मणिपुरी नृत्य में, जो शास्त्रीय नृत्यों में आता है, जो क्लासिकल डांस फॉर्म में आता है। इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी होती है। अनोखी यानी यूनिक। परिधान यानी कॉस्ट्यूम, इसके जो डांस के जो कपड़े होते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, और नर्तक यानी डांसर्स, साज सज्जा यानी डेकोरेट करना। तो इट्स कॉस्ट्यूम एंड dancers decorate is as unique as the कथकली डांस ऑफ केरला। जैसे केरला का जो कथकली डांस होता है, सेम उसी की तरह इसकी डेकोरेशन जो होता है वह भी अनोखा होता है, यानी यूनिक होता है। यह अत्यंत कोमल, भाव प्रधान तथा गौरवमय नृत्य शैली है। तो यह अत्यंत कोमल, कोमल यानी सॉफ्ट, कोमल या कोमल यानी क्या? सॉफ्ट। भाव प्रधान यानी सोलफुल, और गौरवमय यानी प्राउड डांस फॉर्म है। तो इट इज अ वेरी सॉफ्ट, सोलफुल एंड प्राउड डांस फॉर्म। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास जैसे भक्त कवियों की रचनाएं ही ज्यादातर इसके साथ गीत रूप में गाई जाती है। So, the compositions of the devotees poets are mostly sung along with it in song form. Okay? उनके ही जिनके द्वारा जो कविताएं रची गई है उसी को गीत रूप में गाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल मीन्स माउंटेन्स ऑफ द राइजिंग सन। पर्वत यानी माउंटेन्स, यानी वह स्थान
जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। दस्तक देना यानी सबसे पहले नॉक करना, यानी द प्लेस वेयर द सन फर्स्ट नॉक्स। ऐसी जगहों को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसका अर्थ होता है अरुणाचल मीन्स क्या, उगते सूर्य का पर्वत। ओके, ध्यान में रखना, उगते सूर्य का पर्वत। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्लों की जितनी विविधता है उतनी पूरी एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। तो अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही लैंग्वेज, संस्कृति और नस्लों यानी एथनिसिटी, उसमें जितनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, ये पूरे एशिया खंड में आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की है। तो यहाँ पे अधिकांश जो निवासी यानी वहां पे रहने वाले लोग, मोस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स हियर आर ऑफ तिब्बत और ब्रह्मी ओरिजिन एंड देयर मेन लैंग्वेज इज ऑल्सो ऑफ द सेम ओरिजिन। यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम भी बहुत कठिन है, यानी वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, तो सारी लैंग्वेज और उसकी गणना करना यह एक सबसे बड़ा टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है सबको काउंट करना। प्राय हर जनजाति की अपनी अलग अलग भाषा है, तो हर ट्राइब्स की यहाँ पे अपनी ओन लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25% है। तो अरुणाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट कितना है, 66.25%। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और असमी है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो मेन लैंग्वेज है वह हिंदी है एंड असमी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है। तो यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। अरुणाचल के लोग बुनाई कला में माहिर है और हर जनजाति की बुनाई की अपनी विशिष्ट शैली है। तो अरुणाचल में लोग क्या काम करते हैं, बुनाई का काम यानी वेविंग का काम करते हैं। द पीपल ऑफ अरुणाचल आर डिपेंड इन द आर्ट ऑफ वेविंग एंड ईच ट्राइब मीन्स वहां पे बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं अलग अलग जाति के। तो वहां की हर जनजाति की अपनी बुनाई की यानी वेविंग की एक स्पेशल क्या है, स्टाइल है, एक स्पेशल स्टाइल है हर एक अपने ट्राइब्स के। ओके, आगे देखिए, आगे है सिक्किम। अभी हम सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। Apart from the state called Seven Sisters, Sikkim is another major state of Northeast India. यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे हमारा कंट्री का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, छोटा स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, गोवा। तो उसके बाद सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ओके, गोवा के बाद इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री आफ्टर गोवा। पारंपरिक कथाओं के अनुसार गुरु रिपोंछे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए। तो कौन से गुरु आए थे, जो बौद्ध संत थे उनका नाम था गुरु रिपोंछे। ध्यान में रखना बच्चों ये नाम। ओके, तो पारंपरिक कथाओं के अनुसार ये गुरु रिपोंछे एक बौद्ध संत थे जो 8वीं शताब्दी में इस एरिया में आए थे। So according to traditional legends, a Buddhist sant named Guru Rinpoche came to this region in 18th century AD. उस समय वहां कोई राजा नहीं था, कोई भी किंग उस एरिया में उस टाइम नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वालों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो इस क्षेत्र में, इस रीजन में जो भी लोग रहते थे उन्होंने उन लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। So he initiated the people of this area to Buddhism.
उत्तर पूर्व का यह अकेला नेपाली बहुल राज्य है। बहुल का मीनिंग होता है बच्चों अधिकता। इट इज ओनली नेपाली मेजॉरिटी स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ 11 सरकारी भाषाएं है। तो 11 यानी 11। देयर आर 11 ऑफिशियल लैंग्वेज। सरकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है। तो जिसमें नेपाली यह मेन लैंग्वेज है, जो संपर्क भाषा यानी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं उसे। और उसके अलावा भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरुंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुमवर को भी मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे 11 लैंग्वेज इस एरिया में है। अभी चलिए आगे देखते हैं। राजधानी गंगटोक एकमात्र बड़ा शहर है। कौन सा सिटी? गंगटोक। तो द कैपिटल गंगटोक इज द ओनली मेजर सिटी इन दिस प्लेस। गंगटोक में स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी located in this place, Gangatok place, and it is important from religious and the historical point of view. यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। तो यह जो है यह तिब्बती साहित्य यानी लिटरेचर, तिब्बती लिटरेचर और शिल्प यानी क्राफ्ट, इसका अनूठा यानी यूनिक प्लेस है, भंडार है। समुद्र से 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरताशी नामग्याल ने 1958 में की थी। तो शासक यानी जो किंग थे, राजा थे, उनका नाम क्या था? सरताशी नामग्याल। इन्होंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। ओके, 1958 में। So this institute situated at the altitude of 5500 feet above the sea level. This institute was established in 1958 by Shasak Sartashi Namagyal. Sartashi Namagyal, the ruler of Sikkim. आगे देखिए, यहाँ तिब्बती विज्ञान यानी साइंस, चिकित्सा यानी मेडिसिन और ज्योतिष के अलावा, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, उसके अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सी पांडुलिपियां है। पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओके, पांडुलिपियां। So apart from the Tibetan science, medicine and astrology, there are also many manuscripts of लेप्चा एंड संस्कृत। ओके, तो पांडुलिपिया का मीनिंग होता है मैन्युस्क्रिप्ट। आगे देखिए, गंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचेय बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। तो गंगटोक से, यह गंगटोक जो बड़ा शहर है इस जगह पर, तो वहां से कुछ ही दूर लोकेट क्या हुआ है, वहां पे एक बौद्ध मठ है, उसका नाम है एंचेय बौद्ध मठ। कौन सा मठ? एंचेय। उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। द एंचेय बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम गंगटोक। एंचेय मठ का अर्थ है एकांत मठ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एकांत यानी सबसे अलग, एक जगह पे शांत जो मठ होता है उसको कहते हैं एकांत मठ। एकांत मठ मीन्स सॉलिट्यूड मॉनेस्ट्री। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है। इसका जो निर्माण है एक सुंदर हिल पर किया गया है। इट हैज बीन बिल्ड ऑन ए ब्यूटीफुल हिल, जहां से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है। तो इस मठ
के ऊपर मीन्स इस मठ में खड़े रहने से हमें क्या दिखाई देता है? जो दुनिया का वर्ल्ड का जो 3rd नंबर का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है 3rd नंबर का, जिसका नाम है शिखर कंचनजंगा। कंचनजंगा भी कहते हैं, कंचनजंगा भी कहते हैं। ओके, तो कंचनजंगा हमें दिखाई देता है। वर्ल्ड इज 3rd नंबर का हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा, यह दिखाई देता है हमें इस मठ से, इस मोनेस्ट्री से। तो यह जो एंजय बौद्ध मठ है ऐसे हिल पे बनाया गया है जहां से हमें कंचनजंगा का सुंदर दृश्य, शानदार दृश्य दिखाई देता है। That mud built on a beautiful hill. From there we can see a beautiful views from of Kanchenjunga, the 3rd highest mountain peak in the world. पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। तो पारंपरिक उनका डांस कौन सा है? गुम्पा। The traditional गुम्पा dance is the most famous dance from the सिक्किम। तो इसी के साथ यह पूरा लेसन यहाँ पे खत्म हो जाता है। माना यह लेसन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको समझ में आना भी तो जरूरी है, इसीलिए इस लेसन के 2 पार्ट बनाए थे बच्चों। तो इस सेकंड पार्ट में हमने पूरे लेसन को कवर कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।